ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं अपने एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है, माय फेवरेट चैप्टर विच इज़ कॉल्ड वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, सो इसको फटाफट पहले थ्योरी कवर करेंगे और उसके बहुत सारे सवाल सॉल्व करेंगे। नीट में काफ़ी लाइकली है इसका एटलीस्ट एक सवाल, कई बार दो भी आ जाते हैं। और एट द सेम टाइम यही सवाल आपका एनएलएम में, यही सवाल नहीं, नॉट एनएलएम बट रोटेशन में, एसएचएम में या फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी काम आता है आपका। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट वर्क पावर एनर्जी। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे वर्क। तो फिजिक्स में हम ये कहते हैं कि इन फिजिक्स वी डिफाइन वर्क व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है तो वर्क डन पॉजिटिव होएगा, अगर अपोजिट है तो नेगेटिव होएगा। वर्क डन हम यहाँ पे ऐसे डिफाइन करते हैं कि एफ डॉट एस करेंगे तो ये आपका वर्क डन की डेफिनेशन होती है कि आपका वर्क डन इज एफ डॉट एस। आपका एफ जो आपका फोर्स है और एस आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसको आप ऐसे भी लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा, वे थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड एस। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ समझने की है, वो है कि आपका एफ जो है वो अप्लाइड फोर्स है और एस जो है ये आपका बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ पे लोग इसको, इस बात की गलती वो करते हैं और उस वजह से खामियाजा भुगतते हैं जब उनके सवाल सॉल्व नहीं होते, कि आंसर गलत आते हैं। एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। आपका एस जो है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट है। और इसी वजह से हम ये कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि मान लीजिए एक बंदा यहाँ पे ऐसे चल रहा है, ठीक है, सो दिस इज़ हाउ पर्सन इज़ वॉकिंग। तो उस केस में जो आपका यहाँ पे फोर्स लगा और जो यहाँ पे फोर्स लगा आपका, वो आपको इसको चलने में जो हेल्प करेगा। दिस हाउ वी वॉक, हम ऐसे 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 करके आके आपने सड़क पे जब वो चलते हैं तो फ्लैट सरफेस पे जब हम चल रहे हैं ऐसे, तो जो मैं ऐसे ऐसे करके आगे चलाऊँ तो हर स्टेप पे फ्रिक्शन फोर्स लगा है, उस फोर्स ने मुझे आगे मूव किया, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से मैं आगे मूव हुआ हूँ ना। वो वाला जो पॉइंट है आपका, जिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में आपका फ्रिक्शन फोर्स लगा है, वो पॉइंट पीछे रह गया, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इस वजह से हम कहते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स वाइल वॉकिंग इज इक्वल टू जीरो। इसको ध्यान रखना, वाइल वॉकिंग। हम ये नहीं कह रहे कि हर वक्त फ्रिक्शन का जीरो होएगा वर्क डन, हम कह रहे हैं वाइल वॉकिंग ये वर्क डन जीरो होएगा। सिमिलरली अगर ये सिनेरियो कंसिडर करें तो आपके स्टेयर्स हैं, उस पर आप ऐसे चढ़ते हैं, पहले एक पैर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, और हर स्टेप पे आपको एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लेके जाता है। तो ये जो वर्क डन बाय नॉर्मल होएगा यहाँ पे, ये फिर जीरो होएगा, बिकॉज जिस जगह पे आपका नॉर्मल फोर्स अप्लाई हुआ वो पीछे रह गया। तो एस जो है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, तो वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो अगर नहीं हुआ है तो वर्क डन वो फिर जीरो होएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना। यूनिट अगर हम वर्क की बात करें तो आपका यूनिट न्यूटन मीटर हो जाएगी, जूल्स या फिर अर्ग्स हो जाएगी। डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ये होएगा। और इसी को अगर हम अर्ग्स जो है ये आपकी सीजीएस यूनिट है, कन्वर्जन में इसका देख सकते हैं हम। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वर्क डन आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसमें आपको डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐड होएगा तो बढ़ेगा। वेक्टर्स में होता है दो चीज़ें, ऐड हुई बट कम हो गई, ठीक है, पर यहाँ पे आपकी ऐड होएंगी तो बढ़ेंगी। वर्क डन आपका जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है, इसको ध्यान रखना, बिकॉज एस जो है आपका इवेंचुअली जो आपका डिस्प्लेसमेंट होएगा ये फ्रेम डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसलिए आपका वर्क डन भी फ्रेम डिपेंडेंट होएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पॉजिटिव वर्क डन की जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि आपका पॉजिटिव वर्क डन है कि जब आपका वर्क पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब है आपका फोर्स या उसका कोई और कंपोनेंट है जो कि आपका फॉरवर्ड मूव वो लेके जा रहा है और वो आपका डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। इसको हम दूसरे शब्दों में भी कहते हैं कि फोर्स चाहता है वाला वर्क डन हो। ठीक है, तो फोर्स फेवर्स डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव वर्क डन वो होएगा कि जहाँ पे आपका फोर्स या उसका कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। और इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी एक बॉडी है, इस बॉडी को एम इसका मास क्या लेते हैं, इस बॉडी को यहाँ से उठा के हम इस एच हाइट तक लेके गए। ठीक है, एच हाइट तक। तो इसमें जो ऊपर फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स आपका ऊपर लगा, और mg फोर्स जब आप इसको नीचे लेके जा रहे थे उस दौरान नीचे लगा। तो उस केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो आप लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू एफ डॉट एच कॉस जीरो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कॉस थीटा जो है आपका, इसको आप कॉस 0 डिग्री लिखेंगे, 0 डिग्री। ठीक है, फॉर द सिंपल रीजन एफ और एच की सेम डायरेक्शन है। इसी केस में अगर आप वर्क डन बाय mg फोर्स लिखेंगे, वो हो जाएगा एफ एच कॉस ऑफ 180 डिग्री। फॉर द सिंपल रीजन एच आपका ऊपर ये हुआ है और नीचे आपका फोर्स लगा है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दोनों के बीच का आपका एंगल 180 डिग्री है। तो ये वाली वैल्यू जो आ जाएगी माइनस एफ एच आ जाएगी। एफ की वैल्यू यहाँ पे आप mg रख देंगे, तो इसकी एफ वर्क डन बाय mg जो आ गया ये माइनस mgh होएगा।
और ये वाला वर्क डन आपका प्लस mgh होएगा। तो एक ही सिनेरियो है, उसमें हमने दोनों पार्ट समझ लिए कि फोर्स अगर आपका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रहा है तो वर्क डन आपका पॉजिटिव होएगा, अपोजिट लग रहा है तो वर्क डन आपका नेगेटिव हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जीरो वर्क डन की। तो जीरो वर्क डन हम कहते हैं आपका जो क्राइटेरिया था कि आपका वर्क डन को आपने लिखा विल बी इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। नाउ पहला केस हो गया जिसमें एफ जीरो, दूसरा केस जिसमें एस जीरो, तीसरा केस जिसमें थीटा आपका जीरो होएगा। उन तीनों केसेस में वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा। तो केस वन है जब हम कहते हैं फोर्स आपका जीरो है, यानी कि मान लीजिए आप स्पेस में घूम रहे हैं, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर भी वर्क डन आपका जीरो कहलाएगा फॉर द सिंपल रीजन कि वहाँ पे फोर्स ही अप्लाई नहीं हुआ है। तो उस केस में आइसोलेटेड बॉडी इन फ्री स्पेस है, उसका वर्क डन आप जीरो लिखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं कि जब आपका एस जीरो होने का मतलब है कि दीवार है, दीवार को धक्का लगाए जा रहे हैं बहुत जोर से और वो सारी कहानी कर रहे हैं, बड़ा सा पत्थर है उसे धक्का लगा रहे हैं, हिला ही नहीं। इफ दैट इज द केस वर्क डन आपका जीरो होएगा फॉर द सिंपल रीजन आपका एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं हुआ है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल वर्क डन बाय फ्रिक्शन और वर्क डन बाय नॉर्मल अभी हमने देखा। थर्ड कहानी है जब आपका कॉस थीटा जीरो यानी कि थीटा आपका 90 डिग्री हो यानी कि एफ और एस के बीच में आपका 90 डिग्री का एंगल हो। इफ दैट इज द केस तो वर्क डन आपका जीरो होएगा। फॉर एग्जांपल ये हम बचपन से पढ़ते आए कि कुली ने सामान उठा रखा है और वो लेके जा रहा है, तो उस केस में कुली का वर्क डन जीरो नहीं है, कुली का वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन या फिर बाय फ्रिक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी या बाय ग्रेविटी जीरो है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ये वाला एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हो गया एनी सर्कुलर मोशन। हर सर्कुलर मोशन की अगर बात करेंगे तो सेंट्रीपिटल का वर्क डन आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका वर्क डन जीरो होएगा फॉर द सिंपल रीजन कि जब आप सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रहे हैं तो उस केस में आपका जो इस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे पहुँचे तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ अप्लाई हुआ, इस वजह से आपका वर्क डन यहाँ पे जीरो होएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। कुछ वर्क डन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये वर्क डन इज डिफाइंड फॉर अ इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंटरवल या डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है, इसमें देयर इज नथिंग कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वर्क। आपने कोई काम किया है, नीचे से ऊपर सामान लेके आए हैं, मोटर लगाई, उसने 1 घंटे में पानी भरा या फिर 6 घंटे में पानी भरा, वर्क डन दोनों का सेम होएगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल नीट में पहले पूछे हुए हैं कि अगर आपका एक वो बंदा है जो 30 मिनट में काम कर रहा है, दूसरा वही काम आपका सामान उठा के ले जा रहा है, वो आपका 60 मिनट में काम कर रहा है, वर्क डन का रेशो क्या होगा? वर्क डन का रेशो 1:1 फॉर द सिंपल रीजन कि वो टाइम के इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे बात वर्क डन आपका टाइम के इंडिपेंडेंट हो गया, वर्क डन आपका फ्रेम पे डिपेंडेंट है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन बाय फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ मोशन। तो अगर आप यहाँ से जल्दी जल्दी लेके जाएं, धीरे धीरे लेके जाएं, एक्सेलरेटेड मोशन हो, डी एक्सेलरेटेड मोशन हो, कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन हो, वर्क डन हर केस में सेम रहेगा। आपका एफ सेम है, एस सेम है, वर्क डन सेम आएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। एक और जो इम्पॉर्टेंट बात ये है वो ये है कि वाइल कैलकुलेटिंग द वर्क डन, अगर आप वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं उस केस में जानने की ज़रूरत है कि किस फोर्स ने वर्क किया है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे कि आपका एम मास का बॉडी है, उसको यहाँ पे आप एफ फोर्स लेके जा रहे हैं, उस केस में नीचे आपका एम जी अप्लाई हुआ है और ऊपर आपका नॉर्मल अप्लाई हुआ है। ना इस केस में अगर यहाँ से यहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट एस होता है इस बॉडी का, तो यहाँ पे वर्क डन फोर्स का आएगा, नॉर्मल और एमजी ने कोई काम नहीं किया इस केस में फॉर द सिंपल रीजन कि दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वो है आपका वो 90 का एंगल रखता है। तो इफ़ दैट इज़ द केस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पता करना कि एक्चुअली जो आपकी लंबी चौड़ी टीम थी एमजी नॉर्मल फोर्स की, 3 फोर्स अप्लाई हो रहे थे, एक्चुअल काम किसने किया है? ये तो आई मीन लग रहे हैं मना नहीं कर रहे, बट काम नहीं किया इन दोनों ने। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पता होना कि कौन काम कर रहा है। अगर आपका फोर्स वेरिएबल है तो उस केस में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डी डब्ल्यू, उसका इंटीग्रेशन साम का साइन लगा के विल बी इक्वल टू एफ डॉट एस। और यहाँ पे अगर आपका एफ जो है वो एक्स वाई जेड तीनों में वेरी कर रहा है तो आप इसको लिखेंगे एफ एक्स, एक्स का कंपोनेंट फोर्स का मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स और लिमिट आपकी x1 से x2 हो जाएगी। सिमिलरली वाई का कंपोनेंट फोर्स का और डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे एफ डी वाई को y1 से y2 पे। सिमिलरली z डायरेक्शन में हम ये करेंगे, तो ये आपको इंटीग्रेट करके वर्क डन आ जाएगा। राइट नाउ इसके बाद बात करते हैं बेटा एनर्जी की।
एनर्जी है, एनर्जी हम ये ऐसे डिफाइन करते हैं कि एनर्जी इज प्रॉमिस ऑफ डूइंग वर्क, इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि एनर्जी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी इतनी पोजेस करता है कि वो इतना काम कर सकता है, अभी कर रहा है नहीं कर रहा दैट्स नॉट द पॉइंट, बट इतनी एनर्जी उसके अंदर है। और ये आपकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी, फॉर एग्जांपल आप नीचे से एक ब्लॉक लिया, उस ब्लॉक को उठा के ऐसे वर्क डन करके ऊपर लेके गए और आपने इसको छत पे रख दिया। अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी उसको आप लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh। ये एनर्जी अगर आपको वर्क में कन्वर्ट करनी है तो उसे हल्का सा धक्का दें, नीचे आएगा, यही वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट होगी। यहाँ पे बाल्टी रख दें, बाल्टी में जब गिरेगा तो इसकी जो एनर्जी आएगी यहाँ पे, उसको आप ms डेल्टा टी से इक्वेट करके टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। या फिर कोई गाड़ी रख दें, उसको आप डेंट कर सकते हैं वगैरह वगैरह, वो सारी कहानी है। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी जो है, ये दिस इज प्रॉमिस ऑफ डूइंग वर्क। राइट, यूनिट्स आपकी होंगी, बहुत सारी यूनिट होती हैं इसकी। यूनिट होगी आपकी जूल, आपकी अर्ग्स CGS में, SI में जूल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आवर या फिर कैलोरी। डायमेंशन इसके एनर्जी और हीट, आपके एनर्जी के, हीट के और वर्क डन के सेम डायमेंशन होंगे, mL² T-2। इसको ध्यान रखना, सवालों में बहुत काम आता है ये। इनका अगर हम कन्वर्जन देखेंगे तो कन्वर्जन होगा, एक जूल को जो आप कन्वर्ट करेंगे अर्ग्स में, CGS में, तो 10⁻7 आता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जब जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होएगा। 2000 आई थिंक 18 या 19 में सिर्फ ये सवाल पूछ लिया था आपसे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 नंबर नीट में सिर्फ इस बात के थे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल के कितने बराबर होता है, ठीक है। सो दैट्स इट। तो छोटी छोटी चीज़ें, इनको ध्यान रखना, थ्योरी है, सब कवर कर रहे हैं, पर ये ध्यान रखना 4 नंबर कौन सी चीज़ देके जाएगी, वी नेवर नो। किलोवाट आवर की जब बात करते हैं तो किलोवाट आवर हो जाता है आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये डेटा आपको ध्यान रखना है, कन्वर्ट करना ऑफ कोर्स मुश्किल काम नहीं है, बट याद रह जाए तो स्पीड बढ़ जाती है। एक कैलोरी है वो 4.18 जूल के बराबर होती है, इसकी चर्चा हीट में करेंगे हम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बेटा। अब इसके बाद एनर्जी जो है उसको ब्रेक करते हैं। हमारे यहाँ पे एनर्जी जो है सिर्फ 2 तरह की एनर्जी है, जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, वही उसी पे हम काम करेंगे पूरे 11th-12th में। केमिकल एनर्जी और बाकी सारी जो एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी, उस सब पे बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पे बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज काइनेटिक एनर्जी, अगर एक बॉडी की बात करें सो इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो अगर मोशन हो रहा है तो उस पार्टिकल की, उस बॉडी की, उस सिस्टम की जो एनर्जी है वो आपकी एनर्जी उसके मोशन की वजह से आएगी। इसको हम कैलकुलेट करते हैं हाफ mv², वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखते हैं mv.v, ठीक है। हाफ mv.v आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका एक डेरिवेशन है, कैसे आया क्यों आया, बट अभी मैं वो डेरिवेशन स्किप कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव या फिर जीरो, बट इज नेवर नेगेटिव। एक नीट का बहुत अच्छा सवाल था जो सिर्फ इसी बात पे सॉल्व हो रहा था कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है, ठीक है। आपकी वो वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो जीरो या फिर पॉजिटिव होगी। स्केलर क्वांटिटी ऐड हुआ तो एक्चुअली इंक्रीज होएगा। काइनेटिक एनर्जी अगेन ध्यान रखना, इट्स अ रिलेटिव क्वांटिटी, ये आपकी डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैं ऐसे बैठा हूँ एक बस में, ठीक है, और आप मेरे पीछे बैठे हैं, ठीक है, और बस ऐसे रुकी हुई है या चल रही है, अभी बात करते हैं इस पर। और आपके पास एक आपके फ्रेंड ने आपको फ़ोन किया, ठीक है, फ़ोन किया और उन्होंने कहा अरे मैंने अभी भी रितेश सर को देखा है, मैंने उनको देखा है, वो इतनी काइनेटिक एनर्जी से जा रहे हैं। मान लीजिए बस मूव कर रही है v वेलोसिटी से, वो इतनी काइनेटिक एनर्जी से जा रहे हैं। आपको उसने फ़ोन किया, आपने कहा भाई ऐसा नहीं है, कहता नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, वो इतनी काइनेटिक एनर्जी से जा रहे हैं। आपने कहा अरे नहीं है ऐसा, वो मेरे सामने बैठे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो मेरी ही काइनेटिक एनर्जी जब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ इस बात पे डिपेंड कर गई कि आप यहाँ से देख रहे हैं या यहाँ से देख रहे हैं। यहाँ से जब आपने देखा तो मेरी वेलोसिटी जीरो है, क्यों, आप ही के फ्रेम में आप भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं जिस वेलोसिटी से मैं मूव कर रहा हूँ, तो आपके फ्रेम में मेरी वेलोसिटी जीरो हो गई। इफ दैट इज द केस तो काइनेटिक एनर्जी मेरी जीरो हो जाएगी। इस वाले बंदे के फ्रेम में यहाँ पे हाफ mv² करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो हो गया, पॉइंट ये है कि आपका फ्रेम पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना, अच्छे थ्योरेटिकल सवाल में हेल्प मिलती है इससे। काइनेटिक एनर्जी जो है लास्ट पॉइंट इसका वो ये है कि आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन पे मूव वेरी डिपेंड नहीं करती। तो अगर 10 मीटर पर सेकंड से इधर जाओ या 10 मीटर पर सेकंड से इधर जाओ, आपकी वेलोसिटी 10 इधर +-10 आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप उसको हाफ mv² करेंगे तो वो वैल्यू आपकी सेम आएगी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डायरेक्शन पे नहीं बदलेगी, एज लॉन्ग एज मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, डायरेक्शन डजंट मैटर। हाँ,
चलो आगे बात करते हैं बेटा अपनी पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी हम ये कहते हैं पोजेस्ड बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन, और अगर सिस्टम की बात करें डिपेंड्स ऑन इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो वेरियस टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होती है अपने सिलेबस में मैं यहाँ सारी कवर कर रहा हूँ फॉर द सिंपल रीज़न ये आपका क्रैश कोर्स है और यह अजम्पशन ये है कि आप सिलेबस पहले पढ़ चुके हैं, फटाफट रिवाइज कर रहे हैं। तो इफ दैट इज़ द केस तो हम ये कहते हैं कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी के जितने फॉर्म है वो सारे मैंने लिख दिए। तो सबसे पहली बात करते हैं हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की। अगर नियर सरफेस ऑफ अर्थ है तो उसको हम mgh लिखते हैं। ठीक है, सरफेस ऑफ दो आप इसको ऐसे लिखते हैं 400 किलोमीटर तक है तो g की वैल्यू हम सेम मानते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी mgh हो जाएगी। हेवनली बॉडीज़ की बात करें, अर्थ मून और प्लैनेट्स उसकी बात करें तो सेम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को हम gmm/r लिखते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। पॉजिटिव नेगेटिव की बात बाद में करेंगे ग्रेविटेशन के चैप्टर में, बट इसको पोटेंशियल एनर्जी आपकी gmm/r लिखते हैं आप। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, आप दो तरह से आप डिफाइन करते हैं, एक स्प्रिंग के लिए और एक आपकी वायर है जिसको स्ट्रेच कर दिया। ये वायर की स्ट्रेचिंग वाली बात हम इलास्टिसिटी के चैप्टर में करेंगे। स्प्रिंग के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है, उसकी नेचुरल लेंथ है, तो नेचुरल लेंथ से आपने 5 सेंटीमीटर खींचा, 10 खींचा, 2 खींचा, उससे आपका हाफ के एक्स स्क्वायर करके पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी स्प्रिंग की। एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है जिसको आप लिखते हैं k q1 q2/r। तो q1 q2 आपके चार्जेस हैं, r आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस है, k आपका कांस्टेंट है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। आई होप ये सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक और आपकी इलास्टिक और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड होती है आपके कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं आपकी पोटेंशियल एनर्जी उनके लिए डिफाइन होगी। नेक्स्ट अगर यहाँ बात करें तो स्केलर क्वांटिटी और इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आपके नेगेटिव हो सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको ध्यान रखना। वी ऑलवेज डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कोई इनिशियल पोजीशन को एक पोटेंशियल एनर्जी असाइन करते हैं, उसके बेसिस पर हम बताते हैं कि जो नेक्स्ट अपना पॉइंट है उसकी एनर्जी बढ़ी या कम हुई। वो रेफरेंस यूजुअली अगर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, नियर सरफेस ऑफ अर्थ मैकेनिक्स के सवाल, तो जहाँ पे आप जीरो मान रहे हैं उसको आप यूजुअली ओरिजिन मान लेते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है बट मान लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस इन्फानाइट पे जीरो मानते हैं। सिमिलरली जब डाइपोल की बात करेंगे तो डाइपोल में कोई एक वो आएगा 90 का एंगल, उस वाले पे आप पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेंगे। उसके अलावा उसको आप ऐसे ऐसे कहीं रोटेट करेंगे, उससे पोटेंशियल एनर्जी का आप डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपका जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ पोजीशन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है कि ये आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। रिलेटिव क्वांटिटी है, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपका फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी बिल्डिंग है, आपने इस लेवल को ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल मान लिया। अब यहाँ से मान लीजिए आप h हाइट पे ऊपर गए तो यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। अगर यहाँ से आप नीचे हाइट पे गए मान लीजिए -h पे, तो यहाँ आपके पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -mgh। ठीक है, ये h1 h2 कुछ भी हो सकते हैं। नाउ इस केस में अगर आपने रेफरेंस यहाँ ना लेके इन दोनों का अगर देखोगे, इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का रेफरेंस डिफरेंस जो इस पॉइंट के उसमें ये mgh है और -mgh है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2mgh आ गया मान लो। अगर आपने रेफरेंस यहाँ ना लेके मान लो यहाँ लिया होता तो ये आपका डिफरेंस आता x और उसके बाद mgh उससे माइनस होता, ये आता। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो फिर भी वो ही रहता जो आपका पहले है। तो इसको अपना रेफरेंस लेवल कहीं भी बनाते रहो, लेकिन जो दो चीज़ों के बीच का एनर्जी का डिफरेंस है वो डिफरेंस सेम ही रहेगा। दिस व्हाट इट मीन्स। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है और सवाल सॉल्व करने में काम आती है। इसके बाद हम अपने सवाल सॉल्व करने शुरू करते हैं। ठीक है, सो अपना पहला सवाल है, अ बॉडी ऑफ मास m kg इज लिफ्टेड बाय अ मैन टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर इन 30 सेकेंड्स। अनदर मैन लिफ्ट्स द सेम मास टू द सेम हाइट इन 60 सेकेंड्स। आपको बताना है वर्क डन उन दोनों का किस रेशियो में होगा। ना ये ट्रिकी सवाल है, ट्रिकी एज इन इस सवाल में लंबा चौड़ा कोई काम तो नहीं, बट ये आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आपने सामान यहाँ से h हाइट तक उठाया है, ठीक है, एक बंदे ने इसी को उठाया 30 सेकंड में, दूसरे ने उठाया इसको 60 सेकंड में, दोनों का ही वर्क डन सेम होएगा। टाइम पे वर्क डन डिपेंड नहीं करता है। ये इस प्रॉपर्टी पे आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस प्रॉपर्टी पे सवाल पूछा गया है। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका 1:1 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, सो ये का सिंपल सी प्रॉपर्टीज पे आपका सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज
आपका नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. क्वेश्चन से द फोर्स एक्टिंग ऑन अ 30 ग्राम पार्टिकल in such a way that the position of the particle as a function of time t is given by x is equal to 3t minus 4t square plus tt cube. x अपने को कहा है कि मीटर में है और t आपका सेकंड्स में है. हमें बताना है वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकंड्स. आपको बताना है 4 सेकंड में कितना वर्क डन हुआ है. नाउ इस केस में आपका क्योंकि x दिया हुआ है आपको, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपना जो वर्क डन है दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन आपकी काइनेटिक एनर्जी. सो वर्क डन जो है वो आपका, क्योंकि सिंगल डायमेंशन में मोशन हो रहा है, आपका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं होएगी, तो उस केस में आपका वर्क डन जो होएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो इस केस में हम यहाँ लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू हाफ m मल्टीप्लाइड बाय v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर. राइट. अब हमारा काम ये कि v फाइनल और v इनिशियल हमें निकालनी पड़ेगी. सो v फाइनल की वैल्यू अगर देखोगे तो यहाँ v को हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू आपका dx डिवाइडेड बाय dt. तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 3 माइनस 4t स्क्वायर, उसका डिफरेंशियल होएगा आपका 8t प्लस ये आएगा 3t स्क्वायर. इसमें अगर v फाइनल रखेंगे तो 4 सेकंड में इसकी t की वैल्यू 4 रख देंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 3 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर. ना इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा फास्ट ऐसे कर सकते हैं कि इसमें से और इसमें से आप 4 का स्क्वायर कॉमन ले लें. इफ़ दैट इज़ द केस, नहीं तो इसको आप 8 इंटू 4 करें और ये 16 3 जा करें, उससे भी आ जाएगा ऑफकोर्स. तो 4 का स्क्वायर अगर आप कॉमन लेंगे तो ये बनेगा आपका 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर, ये बनेगा आपका 2, ये बनेगा आपका सॉरी ये -2, ये +3. तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 3. तो ये बचा 3 और ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, एक मिनट, 4 का स्क्वायर प्लस था, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 3 यानी कि फाइनल वेलोसिटी हो गई आपकी 19. और v इनिशियल देखेंगे आपके 0 पे, टाइम 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3. ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो वर्क डन आ जाएगा आपका हाफ मल्टीप्लाइड बाय मास 3 इंटू 10 टू द पावर -3, बिकॉज ये ग्राम में दिया हुआ है. ये देखना कई बार लोग ये गलती कर जाते हैं, ये ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. माइनस 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9. राइट, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी. तो 19 का स्क्वायर आपका होता है 3619 माइनस करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपका जो वर्क डन है फाइनल वो आ जाएगा 5.28 जूल. ये आपकी वैल्यू हो जाएगी. हेंस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन से द फोर्स ऑफ 3i कैप, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. 3i कैप प्लस cj कैप प्लस 2k कैप इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट आपका -4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इन इट्स ओन डायरेक्शन. ठीक है, तो आपको ये सेम डायरेक्शन दिया हुआ है. इफ द वर्क डन इज 6j, अगर आपका टोटल वर्क डन 6 जूल है तो सवाल ये c की वैल्यू बताओ. ये आपका c एक वेरिएबल यहाँ बीच में डाल के दिया हुआ है अपने को. ऑप्शन है 0, 1, 6 या 12. सिंपल सवाल है, ये बात अपने को पता है. वर्क डन जो है उसको आप लिखते हैं f.s. f की वैल्यू हो गई आपकी 3i कैप प्लस cj कैप प्लस 2k कैप. उसको जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ तो ये आएगा आपका -4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. और ये वर्क डन जो है इसकी वैल्यू हमें 6 दे रखी है, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 6. अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का हमें पता है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i j j k k मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -12 प्लस ये आएगा c इंटू 2 यानी कि 2c प्लस ये आएगा 2 इंटू 3 6. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 6 कैंसिल हो जाएगा, 12 इधर लेके आते हैं यानी कि 2c इज इक्वल टू 12 विच इम्प्लाइज फाइनल आंसर c इज इक्वल टू 6. ये आपकी वैल्यू हो गई. हेंस ऑप्शन सी 6 वुड बी द राइट आंसर. ठीक है, अगला सवाल देखते हैं. चलो, अगला सवाल कहता है फोर्स जो अपने को दिया हुआ है 5i कैप प्लस 4j कैप ऑफ न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी एंड प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इतना 6i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप मीटर. हमें बताना है वर्क डन क्या होएगा. अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वर्क डन जो है उसको आप लिख सकते हैं f.s. ये आ गया आपका 5i कैप प्लस 4j कैप. इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे आप 6i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप से. फिर हम i j j k k मल्टीप्लाई करेंगे. सो i j j करेंगे तो 5 इंटू 6 ही हो गया आपका 30, 4 इंटू 5 हो गया -20, माइनस साइन था यहाँ पे, प्लस k कैप में 0 हो जाएगा बिकॉज k वाला 0 आ रहा है. तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 10 जूल. दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए 10 जूल, दिस विल बी द राइट आंसर. ठीक है, तो कई बार सवाल इसके बहुत आसान आते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में,
पर आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से अगेन फिर नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन से इट इज ईजियर टू ड्रॉ अप अ वुडन ब्लॉक along the inclined plane than to haul it vertically principally because। तो सिनेरियो ये है कि आप एक ब्लॉक है उसको लेट से इस हाइट तक खींच के लेके जा रहे हैं, ऐसे ऊपर उठा के ऐसे ऐसे करके। दूसरा सिनेरियो है कि उसी हाइट पे आपने इस बार इंक्लाइन प्लेन बनाया, थीटा एंगल दिया और आप उस ब्लॉक को ऐसे खींच के लेके जा रहे हैं अलॉन्ग द प्लेन। सवाल ये है कि उस केस में आपका वर्क डन सेकेंड केस में कम हो जाता है, कारण बताएं। ऑप्शन है फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड, या फिर मास बिकम स्मॉलर, ओनली अ पार्ट ऑफ वेट हैज़ टू बी ओवरकम, जी बिकम स्मॉलर। नाउ फ्रिक्शन आपका रिड्यूस नहीं हुआ है, जी आपका स्मॉलर नहीं हुआ है, मास स्मॉलर नहीं हुआ है, ठीक है। सो ये तो रॉन्ग आंसर हो गया। तो सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन से भी आंसर आ गया, बट ये सही आंसर क्यों उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ओनली अ पार्ट ऑफ वेट हैज़ टू बी ओवरकम, तो जब आप ऊपर इसको उठा के ले जा रहे हैं तो जो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा वो mg होएगा। इस केस में जो आप खींच रहे हैं तो आपका mg साइन थीटा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। सो इफ दैट इज द केस तो आपका फोर्स जो है वो साइन थीटा के फैक्टर से कम हो गया। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 होती है जो इस केस में है, और उसके अलावा साइन थीटा की वैल्यू 1 से कम ही होगी, 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो आपको पूरा mg नहीं लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा उससे कम साइन थीटा लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपका थीटा 30 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो mg/2 का ही एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। इस वजह से इट्स ईजियर टू ड्रॉ अप। सो ऑप्शन सी ओनली अ पार्ट ऑफ वेट हैज़ टू बी ओवरकम वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन फिर नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन से अ कॉर्ड इज यूज्ड टू लोअर वर्टिकली अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M बाय डिस्टेंस d विद अ कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g/4। तो g/4 के एक्सेलरेशन से आप उस ब्लॉक को नीचे लेके आ रहे हैं। वर्क डन बाय द कॉर्ड ऑन द ब्लॉक इज, तो सिनेरियो ये अक्सर लोग इस पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ये सिनेरियो ये है कि आप यहाँ से ऐसे खड़े हुए और आप नीचे एक ब्लॉक को ऐसे लेके आ रहे हैं, नीचे उसका g/4 का एक्सेलरेशन है, ये आपका m मास का ब्लॉक है। देखो अगर तो छोड़ दिया इसको, रस्सी छोड़ दी तो नीचे आएगा आपका, नीचे जब आएगा तो एक्सेलरेशन आपका g होएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया -mg, सॉरी इस केस में +mg हो जाएगा। वर्क डन बाय टेंशन वो आपका 0 हो जाएगा, बिकॉज है ही नहीं। ठीक है, इस केस में आप टेंशन ऊपर लगाएंगे, नीचे आपका mg फोर्स लगेगा और एक्सेलरेशन आपका g/4 है ना। इसकी इक्वेशन अगर लिखेंगे, इस FBD बना लिया हमने, उसकी इक्वेशन लिखेंगे mg माइनस टी विल बी इक्वल टू mg/4, विच एम्प्लाइज टेंशन जो है वो आपकी फोर्स आ गई, टेंशन को दलाएं इसको दलाएं तो दिस विल बी इक्वल टू 3/4 mg। ये आपकी टेंशन इतनी होएगी। नाउ डिस्प्लेसमेंट आपका जो हुआ है वो d हुआ है, तो उस केस में आप यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू आपका टेंशन डॉट h। राइट, सो टेंशन आपकी हो गई 3/4 mg मल्टीप्लाइड बाय h मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। ना यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की वो ये है कि टेंशन ऊपर है आपकी, h नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो इसलिए कॉस थीटा जो है वो आपका थीटा 180 डिग्री हो जाएगा और कॉस थीटा आपका -1 आएगा। तो इसलिए जो आपका वर्क डन होएगा वो -3/4 mg, h की वैल्यू अपने को यहाँ d दे रखी है, ये आएगा। सो दिस विल बी ऑप्शन सी -3/4 mgd, दिस विल बी द राइट आंसर। कई बार लोग इसको ये वाला आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, बिकॉज टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 का एंगल है, तो ये नेगेटिव वर्क डन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हेन वर्क इज डन ऑन अ बॉडी बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इट्स only kinetic energy increases, only potential increases, both kinetic and potential energy may increase, या फिर sum of kinetic and potential energy remains constant। now इस केस में सिनेरियो ये है कि आपका अगर वर्क डन हो रहा है तो आपकी कोई बॉडी है उसके ऊपर आप एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं, तो उस केस में kinetic energy कैन इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी कैन इंक्रीज। अगेन सिनेरियो पे डिपेंड करेगा। अगर ब्लॉक को आप सिर्फ ऊपर लेके जा रहे हैं तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होएगी। ब्लॉक को अगर आप वर्क डन करके इधर लेके जा रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होएगी। बट अगर आपका कोई और डायरेक्शन है तो उस केस में काइनेटिक भी इंक्रीज हो सकती है, पोटेंशियल भी इंक्रीज हो सकती है। सो यहाँ पे बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक में इंक्रीज, अगेन सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सम ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। कई बार स्टूडेंट इस ऑप्शन पे क्लास में वो दंगे करते हैं या वो कहते हैं कि सर ये क्यों सही नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे में हो सकता है कन्वर्ट हो जाए।
कंजर्वेशन की बात नहीं, कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। तो इस केस में हो सकता है आप पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक और काइनेटिक को पोटेंशियल में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका सम जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये आपका ऑप्शन सही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे दोनों में से एटलीस्ट उनका जो सम है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। दोनों में से कोई एक कम हो कोई ज़्यादा हो, डजेंट मैटर, बस सब उनका इंक्रीज होगा कितना, जितना आपका वर्क डन है एक्सटर्नल फोर्स का। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज अ बॉम्ब ऑफ 12 kg एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस ऑफ मासेस आपके 8 kg एंड 4 kg। तो आपका एक बॉम्ब है रखा हुआ था, वो फट गया। ठीक है, कैसे? 12 किलो का था, 4 किलो और 8 किलो में फट गया। वेलोसिटी ऑफ 8 किलो जो है उसको आपने उससे हमें दिया हुआ है वो 6 मीटर पर सेकेंड है। हमें बताना है काइनेटिक एनर्जी और दूसरे मास, उसकी वेलोसिटी नहीं बतानी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो 2 स्टेप हो गए यहाँ पे। ऑप्शन है 24, 48, 32 या फिर 288 जूल। नाउ सिनेरियो ये है कि आपका पहले ब्लॉक रखा हुआ था, ये आपका 2 पार्ट में फट गया, एक 4 किलो का एक 8 किलो का। सो ये 8 किलो वाला जो है और ये 4 किलो वाला जो है, 8 किलो वाला 6 मीटर पर सेकेंड से गया। इसकी वेलोसिटी हमें v निकालनी पड़ेगी। नाउ इस केस में मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, बिकॉज आपका फोर्स एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो आप मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय v प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 6। सॉल्व करेंगे तो v की जो वैल्यू आएगी, जानबूझ के मैंने 4 को इधर किया है सो दैट v की वैल्यू नेगेटिव आए और हमें पता चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, सो v की जो वैल्यू आएगी, इसको लिखें 8 इंटू 4 डिवाइड बाय, तो ये आ जाएगी आपकी 12 नेगेटिव साइन के साथ मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला आपका 6 से जा रहा है, ये वाला आपका 12 से इस डायरेक्शन में जाएगा। अब हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है, तो सिंपल काम हो गया। इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है छोटे वाले ब्लॉक की, ये आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। उसकी वैल्यू हो जाएगी, डेटा रख लो, सो आएगी हाफ मल्टीप्लाइड बाय एम। एम कितना दिया है आपने को, इसका 4 मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, ये आपका कैंसिल हो गया, 2 बन जाएगा। 144 इंटू 2, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये 288 जूल आ जाएगी। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल कहता है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज थ्रोन अप वर्टिकली विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 490 जूल। तो आपने एक 2 किलोग्राम के ब्लॉक को ऊपर फेंका है जो, और उसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे दी आपने 490 जूल। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8, हमें कहा है कि g की वैल्यू 9.8 यूज करो, देन द हाइट एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। हमें वो हाइट बतानी है जहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ हो जाए। ठीक है, और ऑप्शन दे रखे हैं 50, 25, 12.5 या फिर 10। तो सिनेरियो ये है कि आपने एक ब्लॉक को यहाँ से नीचे से ऊपर फेंका है और इसका ब्लॉक का मास अपने को 2 किलोग्राम दिया हुआ है और इसको आपने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो दी है, वेलोसिटी नहीं दी है, काइनेटिक एनर्जी दी है वो 490, और यहाँ पे एच हाइट पे जाके उसकी काइनेटिक एनर्जी डैश जो है वो हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हाफ। ठीक है, हमें बताना है ये हाइट कितनी होगी। ना इस केस में हम डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे वर्क डन बाय आपका एक्सटर्नल फोर्स 0 है, वर्क डन बाय सूडो फोर्स 0 है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस 0 है। तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी में गेन होएगा वही आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होएगा, वो उसके बराबर होएगा। सो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया आपका mgh, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे आपकी 490 थी, यहाँ पे 490/2 हो गई, तो आपका वही नुकसान हुआ। सो दैट विल बी इक्वल टू 490/2। m की वैल्यू दी है, g दी है, h आ जाएगा 490 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय m की वैल्यू अपने को दे रखी है 2 मल्टीप्लाइड बाय g हमें कहा है 9.8 लिख सकते हैं। ठीक है, सो अच्छा इसको एक काम करते हैं, 9.8 को केजी कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ। सो ऊपर आप लिख सकते हैं 4.9 मल्टीप्लाइड बाय 100। 490 का ये मतलब हुआ, ये हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 एक मिनट रुको, जैसे फिर से लिख देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 4.9, है ना। तो क्लियरली हमें 4.9 कैंसिल होता दिख गया, ये आ गया 100/8 आ गया। 100/8 का मतलब होएगा, इसको आप लिख रहे हैं 100/8, और 100/8 का मतलब हो गया 4 कैंसिल कर दो, दिस विल बी इक्वल टू 25/2 यानी कि 12.5, विच मीन्स ऑप्शन बी 12.5 दिस वुड बी द राइट आंसर। आई होप ये चीज़ आपको फिर समझ में आई। गुड, आगे बढ़ते बेटा।
अगला सवाल है बॉडी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इसको आपने 2 किलोग्राम ब्लॉक को ऊपर फेंका है 2 मीटर पर सेकेंड से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ग्राउंड पे जस्ट हिट करने से पहले। तो अपना सिनेरियो ये है कि बॉडी को आपने ऐसे फेंका, ऊपर गई और वापस नीचे ऐसे आई। यहाँ पे आपने u वेलोसिटी दी है, यहाँ पे जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड आपका v वेलोसिटी है। नाउ इस केस में अगर आप एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं तो ये बात अपने को पता है कि u की वैल्यू v के मैग्नीट्यूड, इन दोनों की मैग्नीट्यूड की वैल्यू बराबर होगी। v की वैल्यू एक्चुअली -u होगी। तो आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वो सेम काइनेटिक एनर्जी होगी जिससे आपने ऊपर फेंका था। सो दैट मीन्स आपकी जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए दैट विल बी इक्वल टू हाफ m(u²). मुश्किल सवाल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है सवाल। तो हाफ m(u²) ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। डेटा रख दो, सो आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय m अपने को 2 दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ गई 4 जूल। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और थ्योरी में कुछ पोर्शन कवर करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा फोर्सेस को डिवाइड करते हैं। देखो जब हमने LNM पढ़ा था, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फोर्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 उनके बेस्ड ऑन देयर नेचर। तो हमने कहा था ग्रेविटेशन आपका फोर्स अलग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अलग है, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेज अलग हैं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज को अलग अलग पार्ट में किया था। आपके 4 तो कॉन्टैक्ट फोर्सेज थे, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फोर्स, बायोंसी, विस्कस वगैरह वगैरह, उनको हमने अलग अलग डिवाइड किया था। यहाँ हम फोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, उनको हम कहते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। नाउ कंजर्वेटिव फोर्सेज वो है जिनका वर्क डन हम ये कहते हैं कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो आपका वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज वो होंगे जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गए हैं, कौन सा रास्ता इख्तियार किया है, कौन सा रास्ता लिया है, उस बात पे आपका वर्क डन डिपेंड कर जाएगा। क्लोज पाथ में हम ये कहते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन 0 होता है, आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का क्लोज पाथ में वर्क डन 0 नहीं होएगा। ठीक है, ये ध्यान देना, ये आपका नॉन 0 है। हाँ, वर्क डन जो होता है आपका कंप्लीटली रिकवरेबल है। कंजर्वेटिव के केस में वहाँ पे रिकवरेबल कतई नहीं है, और इसको ध्यान रखना ये रिकवरेबल इसलिए बिकॉज इट गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना भी वर्क डन, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटी है, mg आपका कंजर्वेटिव फोर्सेस है, तो जितना आपने नीचे से सामान उठा के ऊपर लाने का वर्क डन किया है वो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। यकीन ना हो तो गिरा के देख लो, वो एनर्जी आपको वापस मिल जाएगी। उसी रास्ते अगर जो फ्रिक्शन हुआ है उसके अगेंस्ट जो आपने वर्क डन किया है वो एनर्जी आपकी वेस्ट हो गई, वो आपका कभी वापस नहीं मिलेगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, वो आपस में एक कन्वर्ट हो सकती हैं, बट देयर सम रिमेन्स द सेम। यहाँ पे आपका कंजर्वेशन उसका होता है। वहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इट में गेट डिसिपेटेड, और वर्क डन उसके अगेंस्ट जो भी काम किया वो हीट में डिसिपेट हो जाएगा, एंड यू विल नेवर गेट इट बैक। ये यूजुअली सेंट्रल इन नेचर होते हैं। सेंट्रल इन नेचर का मतलब ये है कि हमने जैसे बात की हुई है ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो फोर्स आपका अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, वो फोर्स आपका लाइन ज्वाइनिंग पे अप्लाई होता है। तो सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास के बीच में फोर्स अप्लाई करेगा, एंड दिस इज यूजुअली कॉल्ड सेंट्रल इन नेचर। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज जितने होते हैं यूजुअली, जबरदस्ती नहीं है बट यूजुअली दे आर वेलोसिटी डिपेंडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन इज नॉट बट एयर रेजिस्टेंस इज। ठीक है, तो फ्रिक्शन आपका ये कहते हैं फोर्स यूजुअली वेलोसिटी डिपेंडेंट होते हैं और दे आर रिटार्डिंग इन नेचर। तो फ्रिक्शन आपका वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन विस्कस फोर्स जो है आपका, जिसको हम विस्कोसिटी में पढ़ेंगे, या फिर एयर रेजिस्टेंस जो है वो आपका वेलोसिटी डिपेंडेंट है। तो यूजुअली ये वेलोसिटी डिपेंडेंट होते हैं और डेफिनेटली रिटार्डिंग इन नेचर होते हैं, स्पीड आपकी कम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एक चीज़ ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितने कांस्टेंट फोर्स है आपके, वो सारे कांस्टेंट फोर्स आपके कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। यानी कि अगर आपको फोर्स दे रखा है F = 2i कैप + 5j कैप फॉर एग्जांपल, ये अगर आपको फोर्स दे रखा है, इसका वर्क डन पूछा है, तो बिंदास इसको वर्क डन को लिख दो, ये पाथ के इंडिपेंडेंट है। चाहे आपने रास्ता यहाँ से यहाँ जाने का ये लिया, ऐसे घूम के गए, ऐसे ऐसे होके आए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखो, ये सारे फोर्सेस का वर्क डन आपका, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 बार मैग्नेट्स, वो आपके कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। नॉन कंजर्वेटिव के एग्जांपल देखेंगे तो आपका फ्रिक्शन हो गया, विस्कस फोर्सेज हो गए, एयर रेजिस्टेंस हो गया, मैग्नेटिक फोर्सेज हो गए,
और मैग्नेटिक फोर्स कौन सा, बिटवीन टू वायर्स। तो अगर आपने नोटिस किया हो एमईसी का सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है, सिलेबस में आपके चैप्टर है, तो एमईसी में हमने कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल की बात नहीं की है, फॉर द सिंपल रीजन कि जो हम एमईसी पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आपका नॉन कंजर्वेटिव है, उसकी एनर्जी आप स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये आपका ये वाला एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसके। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। मूविंग फॉरवर्ड, इसमें अगर आगे बात करें हम वर्क एनर्जी थ्योरम की, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हम ये कहते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है लाइफ आपकी आसान करने के लिए, प्लस आपका वर्क डन बाय सूडो फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पीई प्लस डेल्टा केई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नीचे से एक बुक उठा के यहाँ तक लेके आया हूँ या मैंने अलमारी के ऊपर रख दी है, तो उस केस में वर्क डन जो हुआ है मेरा, जो मैंने वर्क डन किया नीचे से उठा के ऊपर रखने का, अगर तो स्लो लेके आए हैं तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव सूडो फोर्स, ये आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम इंक्रीज करता है। नाउ हमारे सिलेबस में जो मोस्टली सवाल आते हैं वो ये सवाल होते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के। इसका मतलब ये है कि अगर आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव सूडो फोर्स, ही मान लो तीनों जीरो हैं, इन तीनों का सम आपका जीरो है, इन दैट केस आपका पोटेंशियल एनर्जी का चेंज और आपका काइनेटिक एनर्जी का चेंज, उन दोनों का सम जीरो होगा। ठीक है, which means initial potential energy plus initial kinetic energy will be equal to final potential energy plus final kinetic energy, उन दोनों के सम के बराबर होगी। ठीक है, ये बहुत हेल्प करता है अपनी सवाल सॉल्व करने में। राइट, कुछ और स्पेशल सिनेरियोज हैं, इनको यहाँ पे क्योंकि हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। तो पहला है कि आपका हैंगिंग अगर चेन है, तो अगर मान लीजिए आपने चेन को ऐसे रखा हुआ है और चेन आपने ऐसे लटका रखी है जिसकी लेंथ एल है, इसका मास एम है, उस केस में हम कहते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस एम जी एल बाई टू, या फिर इसी को आप लिखते हैं एम जी एल सी ओ एम, माइनस साइन इसलिए बिकॉज आप इसको जीरो मान रहे हैं। तो इसको अगर आपने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस जीरो माना है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो एल बाई टू, अगर आपकी यूनिफॉर्म चेन है तो आपकी एल बाई टू पे आएगी, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, हाँ सिनेरियो आते हैं कि अगर आपकी 1 बाय लेंथ 1 बाय एन आपकी लेंथ हैंगिंग है, तो आपकी ये सिनेरियो देते हैं कि टोटल चेन है उसकी 1/3 1/4 नीचे हैंगिंग है, तो आपको मान लो टोटल लेंथ का मैंने कहा एल बाय 3 आपका नीचे लटकी हुई है, एल बाय 4 है, एल बाय 5 है। इन दैट केस आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये ध्यान रखना, माइनस एम जी एल डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर होती है। माइनस अगेन इसलिए बिकॉज इसको हम जीरो मान रहे हैं, और यहाँ पे n की वैल्यू 3 होगी, n विल बी इक्वल टू 3, ये ध्यान रखना। ठीक है, बिकॉज हम कह रहे हैं l बाय n नीचे लटका हुआ है, n आपकी वैल्यू, और n इंटीजर, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपका n इंटीजर ही होना चाहिए, ये भी हो सकता है n की वैल्यू आपकी 10 बाय 3 5 बाय कुछ, वो भी वैल्यू वेरी कर सकती है यहाँ पे, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसी को अगर आपने यहाँ से फोर्स लगा के, मान लीजिए आप इसको एफ फोर्स लगा के ऊपर खींच रहे हैं, तो इफ दैट इज़ द केस हमसे सवाल पूछा जाता है कि इस एफ फोर्स ने कितना वर्क डन किया। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी, बाद में पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, तो वर्क डन कितना किया, एग्जैक्ट जितनी उसकी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी थी उतना हमने दे दिया। अगर आपका पहले मान लीजिए किसी दुकानदार के साथ 500 रुपये या 490 उधार था, अब उधार जीरो हो गया, तो कितना दिया आपके पेरेंट्स ने, 490 दिया होगा, तभी उधार जीरो हुआ है। सो उसको हम यहाँ पे वर्क डन कहते हैं, उसका रेज करने के लिए इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। एक और तरह का सिनेरियो आता है आपका कि एल बाई एन की लटकी हुई चेन है, उसके लिए नीचे गिरने लगी, और जस्ट उस इंस्टेंस पे जब वो नीचे गिर रही है, पूरी नीचे पहुंच चुकी है, उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, इसको अगेन हम क्लास में डिराइव करते हैं, बट क्रैश कोर्स के लिए मैं इसकी वैल्यू आपको बता देता हूँ। ये इसका स्टैंडर्ड आंसर आता है, रिजल्ट ध्यान रखना, √GL 1 - 1 बाय एन स्क्वायर। डायरेक्ट इसको इस्तेमाल करके आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपकी पावर की। ना पावर जो है उसको हम ये कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो हमने जब वर्क को डिफाइन किया, उस केस में हम ये डेफिनेशन जब हम वर्क डन बता रहे थे, F.S या DW = FS cos थीटा या DAW कर रहे थे, उस केस में हमने एक चीज़ मिस्टेक कर दी कि हमने उसमें टाइम का ध्यान नहीं रखा। तो एक बंदे ने नीचे से ऊपर सामान उठाया तो 1 घंटा लगाया, दूसरे ने 5 घंटे में वो किया। एक मोटर है जो पानी की टंकी भर रही है अपनी आधे घंटे में, दूसरी 6 घंटे लगा रही है। वर्क डन दोनों का सेम होएगा, लेकिन कौन सी जो मशीन ज़्यादा पावरफुल है, किस बंदे ने ज़्यादा इफेक्टिवली या पावरफुल काम किया है, उसके लिए हम ये कैलकुलेट करते हैं पावर को। तो हम यहाँ पे कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। डायमेंशन देखेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा ml² T-2, यूनिट आपकी हो जाएंगी जूल या फिर जूल्स पर सेकेंड या फिर अर्ग्स पर सेकेंड।
किलोवाट, मेगावाट आवर या फिर हॉर्स पावर। नाउ अगेन ये जो यूनिट है आपकी हॉर्स पावर ट्रेडिशनल यूनिट है, इसकी आज की तारीख में कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। आपकी MKS यूनिट जो है उसी को ऐसा यूनिट मान लिया हमने, तो वॉट में ही अपना काम होना चाहिए। लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उनको आज भी हॉर्स पावर यूज़ करके मज़ा आता है। वो कहते हैं हमारी जो BMW कार है या जो डस्टर कार है या आपकी 80 हॉर्स पावर या 100 हॉर्स पावर की है, तो समहाउ लोगों को गाड़ी खरीदते हुए ऐसा लगता है कि 100 घोड़े मेरी गाड़ी को भगा रहे हैं, इतनी पावरफुल है। सो काइंड ऑफ इट गिव्स देम अ पर्सपेक्टिव कि आपकी गाड़ी कितनी पावरफुल है। या मोटर पे लिखा आता है आपकी जो इलेक्ट्रिक मोटर आती है, ये 2 हॉर्स पावर की 10 हॉर्स पावर की आपकी मोटर है। सो दैट काइंड ऑफ गिव्स अ मेंटल इमेज कि 2 घोड़े पानी नीचे से ऊपर भर रहे हैं या 10 भरेंगे तो कितना की पावर होगी। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न, दिस व्हाट आई थिंक ऑफ, दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न कि आज हम भी हॉर्स पावर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, राइट। रिलेशन बिटवीन यूनिट्स की अगर बात करेंगे तो वॉट जो है आपका 1 जूल पर सेकेंड, और अर्ग्स में कन्वर्ट करेंगे इसको अर्ग्स पर सेकेंड में 10⁻⁷। हॉर्स पावर है आपका 746 वॉट्स। इसको मैं हमेशा सलाह देता हूँ अपनी क्लास में, इजी कैलकुलेशन के लिए आप इसको 750 वॉट मान के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। और 750 को देखोगे तो इसको और ईजी कर बनाने के लिए 3000/4 भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो लगभग आपको सेम इन द रेंज आंसर मिल जाएगा, बिकॉज एग्जाम में हमें स्पीड भी चाहिए। तो 746 एग्जैक्ट, वेरी नाइस, वेरी गुड इफ़ यू हैव अ कैलकुलेटर। और बट अगर एग्जाम हॉल में सॉल्व कर रहे हैं तो आप 750 यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। मेगावाट जो है उसको हम 10⁻6 कहते हैं, किलोवाट है 10⁻3 कहते हैं ना। इसको मैं जानबूझ के इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। क्लास में देखा मेगावाट मैंने दिया हुआ था, उन्होंने 10⁻3 करके यूज़ कर दिया। बट बेटा ध्यान रखना, ये आपका 10⁻3 और 6 में किलो और मेगा का फ़र्क हो जाता है। ठीक है, पावर। अच्छा, एक और चीज़ है, पावर ऑफ पंप वाइल फिलिंग ओवरहेड टैंक, ये एक तरह का सवाल आता है, इसको रिजल्ट को ध्यान रख लेना। हालांकि क्लास में इसे डिराइव करते हैं। तो हम एक अगर ओवरहेड टैंक को भर रहे हैं, पावर है, वेलोसिटी कहते हैं कितनी डबल करें हाफ करें, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, डेंसिटी एरिया मल्टीप्लाइड बाय V का क्यूब, और हाफ ये करके आपको पावर दे देगा। डेरिवेशन अभी मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। पावर, अच्छा, एवरेज पावर हम ऐसे डिफाइन करते हैं, पावर उसके ऊपर ये देख लो कि पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो एवरेज पावर हो गई आपकी टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल अगर एवरेज देखोगे, पावर एवरेज हो गया आपका टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। नाउ वो केसेस जहाँ पे सारा वर्क डन आपका काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है, ठीक है, उसको आप लिखते हैं डेल्टा KE बाय डेल्टा T। ठीक है, तो जितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है उसको टाइम से डिवाइड कर दो, एवरेज पावर आ जाएगी। कुछ सिनेरियोज ऐसे होंगे, इसको आप ऐसे भी लिखेंगे, दिस विल ऑल्सो भी इक्वल टू डेल्टा PE डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो कुछ सिनेरियोज आपके ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपका जैसे टंकी भरने वाले सवाल हैं, तो नीचे से ऊपर पानी भर रहे हैं आप, पानी बस ऊपर जाके टपक रहा है, उसको वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, दैट इज द केस। तो उस केस में सारा वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में गया है, तो पावर आप डायरेक्टली ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में काम आता है ये। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की। ये तो हुई एवरेज। इंस्टेंटेनियस पावर होगी इस टाइम कितनी पावर, इस टाइम कितनी पावर, उसको हम लिखते हैं dW/dt। ठीक है, तो इसका इंस्टेंटेनियस वर्क डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस टाइम, और इसी को dW को F.dx लिख के dt करके आपकी ये वैल्यू आई थी। इस रिजल्ट को ध्यान रखना, डायरेक्ट इसके ऊपर बहुत सवाल बनते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर विल बी F.V, ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर आपको दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, question says what is the velocity of the bob of a simple pendulum at its mean position if it is able to rise to a vertical height of 10 centimeter। ठीक है, g की वैल्यू हमें कहा 9.8 ले लें। सिनेरियो ये है कि ये आपका पेंडुलम ऐसे था, आपने इसको कोई वेलोसिटी दी, और अब ये पेंडुलम यहाँ से इंक्रीज करके लेटर से इस हाइट पे पहुँच गया है। ठीक है, और ये हाइट अपने को, जो इन दोनों का डिफरेंस है, ये आपको h हाइट दी हुई है जिसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। हमें बताना है ये वेलोसिटी कितनी होगी। ना अगर वर्क एन थ्योरम यहाँ पे यूज़ करें तो वर्क डन बाय, यहाँ पे टेंशन का फोर्स लग रहा है बट उसका वर्क डन 0 होएगा। F.S में हमने बात कर ली कि आपका एंगल 90 है तो उसका वर्क डन 0 होएगा। इस केस में आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल 0 है, नॉन कंजर्वेटिव और सूडो फोर्स का वर्क डन 0 है, तो सारी काइनेटिक एनर्जी आपकी सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको हम यहाँ पे इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू आपका गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपकी जितनी काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ये यहाँ से जो आपने वेलोसिटी दी थी ये बस इस हाईएस्ट हाइट तक बस पहुँचा ही है, तो सारी काइनेटिक एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी के गेन में चली गई। काइनेटिक एनर्जी का लॉस आप लिख सकते हैं यहाँ पे हाफ mv² विल बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, उसको आप लिखते हैं mgh। h की वैल्यू दी हुई है, v की वैल्यू हमें बतानी है,
तो v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट m कैंसिल कर सकते हैं, 2 ऊपर ले जाएं, 2gh डेटा रख के आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर 2 लिखा, g की वैल्यू हमें दे रखी है 9.8 मल्टीप्लाइड बाय मैंने h किया, h की वैल्यू कितनी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू हो जाएगी ये बनेगा आपका 10 टू द पावर -1 हो गया तो 0.98 इंटू 2 ये आ जाएगा 1.96। इसका जब अंडर रूट लेंगे इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो दैट मीन्स ऑप्शन बी 1.4 मीटर पर सेकेंड ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन IIT मेंस का सवाल है। क्वेश्चन सेज अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर is kept on a table such that length of 60 centimeter hangs freely from the edge of the table. Total mass of the chain is 4 किलोग्राम, टोटल मास दिया हुआ है अपने को। सवाल है व्हाट इज द वर्क डन इन पुलिंग द एंटायर चेन ऑन द टेबल। तो सिनेरियो ये है कि ये आपकी टेबल और इस टेबल पे आपने रखी हुई एक चेन ऐसे, ठीक है, और चेन की टोटल लेंथ है आपकी 200 सेंटीमीटर और नीचे जो लटक रही है वो आपकी 60 सेंटीमीटर हो गई। नाउ इस केस में हमें अगर n की वैल्यू बतानी है, हमारा जो फॉर्मूला है जो हमने सिनेरियो की बात की थी L/n नीचे लटका हुआ है, सो यहाँ पे n की जो वैल्यू हो जाएगी n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 200 डिवाइड बाय 60। इतना फ्रैक्शन आपका नीचे लटका हुआ है, सो इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10/3, 0 कटेगा 2 कटेगा 10/3, तो आपकी n की वैल्यू हो गई 10/3। राइट, हमें यहाँ बताना है कि कितना वर्कडन इसको ऊपर खींचने में होएगा। अगर आप यहाँ फोर्स लगा रहे हैं उसका वर्कडन बताना है तो यहाँ पे वर्कडन को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू mgl डिवाइडेड बाय 2n²। ये फॉर्मूला भी हमने देखा था, इसका डेरिवेशन है, स्किप कर रहे हैं डेरिवेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो m अपने को दिया हुआ है 4 किलोग्राम, g की वैल्यू हमें कहा है कुछ नहीं कहा तो 10 ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय l हो गया आपका 2 मीटर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10/3 का स्क्वायर। नाउ 10/3 का स्क्वायर है तो उसको हम नीचे 100 लिख लें, ऊपर 9 चला जाएगा, तो 10/3 का स्क्वायर 100/9 होएगा, 100/9 का हम 9 ऊपर ले गए। तो इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से आप एक 0 तो ये काट दें, एक 2 ये काट दें, तो ये बनेगा 4 × 9 विच इज़ 36 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 3.6 जूल ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, सो 3.6 जूल ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के अपने को दिया हुआ है 5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर इज स्ट्रेच्ड इनिशियली बाय 5 सेंटीमीटर। तो उसको आपने पहले 5 सेंटीमीटर खींचा फ्रॉम द अनस्ट्रेच्ड पोजीशन, देन द वर्क डन टू रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इज फर्दर बाय 5 सेंटीमीटर। उसको और 5 सेंटीमीटर आप खींचना चाहते हैं, कितना वर्क डन होएगा। अगेन मेंस का सवाल है और ये 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। नाउ इस केस में हमें ये बात पता है कि मान लीजिए आप ये स्प्रिंग की बात करते हैं और ये आपकी नेचुरल लेंथ है, यहाँ से मान लीजिए आपने इसको x1 खींचा है, ठीक है, उसके बाद फर्दर आप x2 खींच रहे हैं। तो पहले आपने x1 खींचा था, उसके बाद आपने उसको फिर x1 खींचा, यहाँ पे वर्क डन मान लो आपका W1 हुआ है, यहाँ पे W2 हुआ है। तो यहाँ जो टोटल वर्क डन आएगा उसको आप लिखेंगे, टोटल आपकी जो या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी या जो वर्क डन आएगा उसको आप लिखेंगे। इसको मैं एक मिनट को नहीं, ये करना था, हाँ। तो यहाँ जो वर्क डन आएगा आपका दोनों का जो उसमें जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल वर्क डन हुआ है माइनस ये वाला वर्क डन कर देंगे। तो आपका जो ये W2 आएगा, इसको हम W2 ही लिखते हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपका W2 आएगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डन, उसको आप लिखोगे हाफ के x1 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस हाफ के x1 का स्क्वायर। ये आपका सेकेंड सिनेरियो में W2 आएगा। नाउ हाफ के x स्क्वायर अगर यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे, सो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ के आपने कॉमन ले लिया, ये आपने पहले 5 सेंटीमीटर खींचा था, बाद में फिर 5 सेंटीमीटर खींच रहे हैं, तो टोटल हो गया आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये आपका 5 सेंटीमीटर था, तो 5 × 10⁻² का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी सॉल्व करके वैल्यू मिल जाएगा। के की वैल्यू भी हमें दी हुई है। ठीक है, सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय के हो गया आपका 5 × 10⁻³ और ये बनेगा आपका 10⁻⁻1 का स्क्वायर, ये आपका 10⁻⁻2 और ये बनेगा 25 × 10⁻⁻4। राइट, सो 10⁻³ को अंदर ले जाते हैं, सो ये हो गया आपकी फाइनल वैल्यू 5/2 मल्टीप्लाइड बाय ये बनेगा आपका, ये तो आया 10 और ये बनेगा आपका 2.5।
ठीक है, 2.5 ये आया ना, 10 टू पावर -4 -3 करके पॉइंट बना, तो पॉइंट ये आ गया। तो 10 में से 2.5 माइनस करोगे तो 7.5 आएगा। सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 5 अच्छा नहीं लिखा जा रहा, ये आपका 5 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 18.75 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज masses of 1 gram and 4 gram they are moving with equal kinetic energies, रेशो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम क्या होगा ये मैं बताना है। एम्स का सवाल है, नीट में भी आ चुका है। ऑप्शन है 4:1, √2:1, 1:2 या फिर 1:16। नाउ इस केस में अगर हम कहेंगे मास आपने को दिया हुआ है, देखो रिलेशन अपने को पता है, पोटेंशियल मोमेंटम जो है उसको आप लिख सकते हैं 2mk वेयर k इज आपकी काइनेटिक एनर्जी। इस रिलेशन को ध्यान रखना, 4-5 चैप्टर में इसी के ऊपर सवाल बनते हैं। सो इसलिए मैं इसको यहाँ कवर भी कर रहा हूँ, इसको मल्टीपल टाइम कवर करेंगे। तो मोमेंटम आपका ऐसे दिया हुआ है। अब आपको ये दिया है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेशियो मोमेंटम बताना है, तो हम लिख सकते हैं P1 डिवाइडेड बाय P2 दैट विल बी इक्वल टू √m1/m2। तो मास का ही रेशियो रहेगा, काइनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर है। सो यहाँ पे अगर मास की वैल्यू रख दोगे सो इसकी वैल्यू आ गई, m1 जो दिया हुआ है 1 ग्राम है, ये आपका 4 ग्राम है। 10 टू द पावर -3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दोनों का कैंसिल हो जाएगा वो। सो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1:2, यानी कि आपका ऑप्शन सी 1:2 ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो अगला सवाल। अगला सवाल ये कहते हैं फ्रिक्शनलेस ट्रैक, ये आपके नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फ्रिक्शनलेस ट्रैक ABCD एंड इन अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R। अब बॉडी स्लाइड्स डाउन द ट्रैक, तो आपकी एक बॉडी यहाँ से स्लाइड कर रही है डाउन द ट्रैक फ्रॉम पॉइंट A विच इज़ एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। तो H की वैल्यू आपको 5 मीटर दी हुई है, सॉरी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R, ये आपको R की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है फॉर द बॉडी टू सक्सेसफुली कंप्लीट द लूप। नाउ इस सवाल को ऐसे देखना, अगेन वर्क पर एनर्जी की एप्लीकेशन का सवाल है, वर्क एनी थ्योरम का, कि ये आपका सिनेरियो हो रहा है। तो ये गोला अच्छा नहीं बना, फिर से बनाते हैं। अलग, तो सिनेरियो ये है कि आपका ये ट्रैक ऐसे है और उसके बाद ये सर्कुलर ट्रैक है यहाँ पे। ठीक है, नॉट बैड। अलग, यहाँ से H हाइट से पार्टिकल आ रहा है, ये आपका मान लीजिए गोला है जिसका रेडियस R है। नाउ इन दैट केस अगर आपको सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है, तो सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी है v दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आपकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वो 5gr के बराबर होनी चाहिए, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इस सिनेरियो की कि आपका ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल टू लॉस इन गेन इन, यहाँ पे पोटेंशियल में गेन नहीं, काइनेटिक में गेन हो रहा है। गेन इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस सिनेरियो में आपका लॉस है यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी में हो रहा है, और इस सिनेरियो तक की बात कर रहे हैं हम सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, और आपका काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, सो काइनेटिक एनर्जी चाहिए अपने को 12mv²। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो होगी आपकी mgh, जो भी आपकी हाइट थी है, ये लॉस हुआ। तो इसके बेसिस पे जो अपनी v की वैल्यू आएगी, v की वैल्यू हमारी मिनिमम इतनी होनी चाहिए, उसको यहाँ फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको फिट करेंगे v की वैल्यू को, सो दिस विल बिकम राइट, तो ये आपका बन जाएगा 12mv², यानी कि 5gr। नाउ दिस शुड बी लेस देन और दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका नहीं, लेस देन इक्वल टू आएगा ये, इसकी वैल्यू आपकी कहाँ गया ये, लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए आपकी mgh से। तो आपका mgh, ना इसमें आपका m दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएं तो आपकी g भी कैंसिल हो जाएगा। सो r शुड बी लेस देन इक्वल टू आपका 2/5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/5h। तो r की वैल्यू 2/5h से कम होनी चाहिए ना। h की वैल्यू अपने को 10 सेंटीमीटर दी हुई है, उसकी वैल्यू डाल देंगे तो आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो r जो है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू आपका 4 सेंटीमीटर। तो r अगर आपका फोर्स, ये गड़बड़ हुई, ओहो गड़बड़ कर दी बेटा मैंने। h जो है वो आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वही मैं कहूँ, सर को जा रहा था मैं, हाँ 5। ठीक है, सो उसकी वजह से आपकी जो इसकी वैल्यू है
अलाइन। तो आर की वैल्यू ये 5 कैंसिल होके 2 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो डेटा पे ध्यान देना। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी 2 सेंटीमीटर, दिस विल बी अ राइट आंसर। बेटा एक और वेराइटी के सवाल। क्वेश्चन सेज इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20%, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा, ये हमें बताना है, कितनी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ यहाँ पे आप रिलेशन यूज करेंगे, हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो नाउ यहाँ पे हमें मास के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो हमें अज्यूम करेंगे मास कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी जो है, मोमेंटम आपने 20% इंक्रीज किया है, तो आपका K2 जो आएगा डिवाइडेड बाय K1 दैट विल बी इक्वल टू आपका P2 डिवाइडेड बाय P1 का स्क्वायर, बिकॉज मास को हम वो इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ पे कांस्टेंट मान रहे हैं। तो ये आपका मोमेंटम के रेशो के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज इसकी वैल्यू, इसको हम K1 को अगर हम उधर ले जाएं, विच इम्प्लाइज आपका K2 है वो हो जाएगा P2 बाय P1। नाउ P2 जो है वो आपने क्योंकि 20% इंक्रीज कर दिया है, तो उसको हम 1.2 लिख सकते हैं, तो उसकी वैल्यू 1.2 P1 हो गई। और P1 आपका ओरिजिनल 1 P1, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय K1 हो गया। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो K2 है। ना ये बात हमने को पता है कि 1.2 का जो स्क्वायर आता है उसको हम लिखते हैं 1.44। तो आपकी K2 की वैल्यू जो है, सॉरी K1 होएगा 1.44 K1। तो दैट मीन्स आपका 44% जो है वो 44% आपकी K2 की वैल्यू बढ़ गई। हेंस ऑप्शन ए 44% इंक्रीज वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंस का सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस कोलाइड्स विद द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K। वो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट K के स्प्रिंग से आपका कोलाइड किया है एंड कंप्रेसेस इट बाय लेंथ L, उसको आपने L लेंथ से कंप्रेस किया है। द मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, हमें बताना है उसका मैक्सिमम मोमेंटम कितना पॉसिबल है। नाउ इस सिनेरियो में देखना कि ये मान लीजिए आपका v वेलोसिटी से जा रहा था, ये आपका स्प्रिंग है, उसको उसने कंप्रेस कर दिया L लेंथ से। तो नाउ इस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे कि आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना आपका काइनेटिक एनर्जी थी वो मैक्सिमम कंप्रेशन जब हुआ है, वो सारी काइनेटिक एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ना काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी हुई है, दिस विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है उसको आप लिखोगे हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हैं, बट एक्स की वैल्यू यहाँ पे अपने को L दी हुई है। तो विच एम्प्लाइज यहाँ पे आपका हाफ हाफ कैंसिल हो सकता है। v विल बी इक्वल टू ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ K बाय M मल्टीप्लाइड बाय L स्क्वायर। इसको भी अंदर लिख लेते हैं अभी। ये आपकी V की वैल्यू हो गई ना। हमें पूछा है यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप अब ये है कि हमें बताना है इसका मैक्सिमम मोमेंटम क्या होगा। तो स्प्रिंग जब मैक्सिमम कंप्रेस हुआ, उसने फिर रिलीज किया है, उस टाइम पे आपको जो मैक्सिमम मोमेंटम मिलेगा उसकी बात कर रहे हैं। तो मोमेंटम जो है उसको आप लिखोगे दिस विल बी इक्वल टू mv। v की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, सो दिस विल बी इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ KL स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। नाउ इस m को अगर अंदर ले जाए m स्क्वायर बनेगा, m कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m k, और l स्क्वायर को अगर हम बाहर ले आए तो मल्टीप्लाइड बाय m, ये आपका मैक्सिमम मोमेंटम हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी m k l दिस वुड बी द राइट आंसर। नाउ अब यहाँ पे हम पावर के सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से एन इलेक्ट्रिक मोटर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, 40 न्यूटन यहाँ पे वो अप्लाई कर रहा है ऑन अ केबल एंड पुल्स इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर इन 1 मिनट। सवाल है पावर सप्लाइड बाय द मोटर इन वॉट्स कितना होएगा। ना ये बात अपने को पता है, पावर उसको आप लिखते हैं F डॉट वी, राइट। और यहाँ पे F जो है वो अपने को 40 न्यूटन दे रखा है, और V जो है इसको आप लिख देंगे F डॉट V जो है वेलोसिटी के लिए, यहाँ पे हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वो है 30 मीटर डिवाइडेड बाय जो आपका टाइम होएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ है 30 मीटर और टाइम टेकन हुआ है आपका 60 सेकेंड्स। अगेन मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे ऐसा यूनिट में। सो इसे सॉल्व करेंगे तो 30 और 60 डिवाइड होकर नीचे 2 आ जाएगा, 40 डिवाइड करके तो आपकी पावर जो है वो आ जाएगी 20 वाट। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए 20 वाट, दिस वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन से अ वेट लिफ्टर लिफ्ट 300 किलोग्राम फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर इन 3 सेकेंड्स, ठीक है। एवरेज पावर जनरेटेड बाय हिम कितनी होगी हमें बताना है। जी की वैल्यू डेटा देख के मुझे लग रहा है 9.8 लेनी चाहिए, ठीक है। अगेन ये थोड़ा प्रैक्टिस से आता है आपका, डीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सवाल में ये भी नहीं दिया जी की वैल्यू 10 लो या 9.8 लो, बट डेटा 4 ऑप्शन देख के लग रहा है, ऐसी फील आ रही है कि 9.8 से आंसर आएगा।
तो यहाँ पे जो आपका वर्क डन होएगा उसको आप लिखोगे, नहीं यहाँ में बताना है पावर है, उसको आप लिखोगे वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। और वर्क डन जो है उसको, क्योंकि आप नीचे से ऊपर उठा के लेके आ रहे हैं और स्लोली हमारा ऐसा असम्पशन रहेगा कि उसमें हम काइनेटिक एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तो दैट इज द केस वर्क डन को हम यहाँ लिखेंगे mgh डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इससे आपकी पावर आ जाएगी, m है आपका 300 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू ले लो 9.8 मल्टीप्लाइड बाय h है, h कितना दिया हुआ 2 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन है 100, है। सो 300 के 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, सॉरी टाइम दिया हुआ 3, सॉरी मैंने ये मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, हाँ टाइम दिया हुआ है अपने को 3 सेकेंड, ठीक है, ये 100 पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने, एनीवे सो टाइम दिया हुआ है 300, तो ये डेटा का ध्यान रखना बेटा। तो ये आपका 3 से कैंसिल हो गया 100 बन जाएगा, 100 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 980 आएगा, 980 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1960 वॉट, दैट वुड बी आवर फाइनल आंसर। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी 1960 watt is the correct choice. Next question, NEET का previous year question है, question says power of water pump is given as 2 kilowatt hour, sorry 2 kilowatt आपको power दी हुई है और हमें कहा है G की वैल्यू में 10 ले सकते हैं। The amount of water it can rise in 1 minute, टाइम अपने को 1 मिनट दिया हुआ है, टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, तो 10 मीटर की ऊंचाई तक आपको पानी लेके जाना है। मोटर आपकी 2 किलोवाट की है, 1 मिनट में वो कितना पानी ऊपर ले जा सकती है, सवाल ये है। नाउ यहाँ पे हम लिखते हैं पावर P इज इक्वल टू टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। नाउ वर्क डन इस वाले केस में हम लिख सकते हैं mgh डिवाइड बाय टाइम टेकन, हमें यहाँ m की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ जो आपका m हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू pt डिवाइडेड बाय gh। नाउ पावर अपने को दिया हुआ है, टाइम अपने को पता है, g की वैल्यू और h की वैल्यू अपने को पता है, डेटा रख के मास आ जाएगा। यहाँ पे पूछा हमसे लीटर है तो उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होगा, एक और स्टेप आएगा बाद में। पावर जो है वो आपकी हो गई 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय टाइम 1 मिनट है, यानी कि 60 हो गया, डिवाइड बाय जी हम 10 ले लेते हैं, यहाँ पे h आपका 10 है, ठीक है। सो बस ये तो सिंपल हो गया, इसके 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 20 इंटू 60, ये आ गया आपका 1200 किलोग्राम, तो ये आपका मास हो गया। तो 1200 किलो आपका नीचे से ऊपर पानी जा सकता है ना। पानी की डेंसिटी, ये बात अपने को पता है, वॉल्यूम बताना है, सो ये बात अपने को पता है, इसको ऐसे लिखते हैं, पहले बेसिक्स क्लियर करता हूँ। मास है उसको हम लिखते हैं रो वी, ठीक है। सो वॉल्यूम जो आएगा, वॉल्यूम आपका होता है विच इम्प्लाइज, वॉल्यूम जो हमें बताना है दैट विल बी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय रो, ठीक है। मास है अपना 1200 किलोग्राम, डेंसिटी पानी की ऐसी होती है कि वॉल्यूम जो है वो आपका फिर 1200 लीटर ही आ जाएगा, बिकॉज हमारी पानी की डेंसिटी ऐसी है कि 1 किलोग्राम इज़ 1 लीटर, ठीक है। अगर यहाँ पे सरसों का तेल हो, मरकरी हो, तो आपकी वैल्यू बदल जाएगी, इसको ध्यान रखना। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी 1200 लीटर वुड बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज अ पंप मोटर इज यूज्ड टू डिलीवर वाटर एट अ सर्टेन रेट फ्रॉम अ गिवन पाइप। नाउ टू ऑब्टेन ट्वाइस एज मच वाटर। अब हम चाहते हैं कि मुझे पानी जितना पहले आ रहा था उससे डबल पानी चाहिए, फ्रॉम द सेम पाइप इन द सेम टाइम, मुझे उसी पाइप से उसी टाइम में डबल पानी चाहिए। द पावर ऑफ मोटर कितनी बढ़ा दें, सवाल ये, पावर ऑफ मोटर हैज़ टू बी इंक्रीज टू, कितनी पावर नई जो मोटर लगाएंगे उसकी कितनी ज़्यादा पावर होनी चाहिए। ना ये हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P इज इक्वल टू आपको लिखते हैं 1/2 रो ए वी क्यूब। ना इस केस में पावर आपका ये जो आपकी अच्छा सिनेरियो ये है कि ये आपकी मोटर नीचे ऐसे लगी हुई है, ये आपका पाइप है, पाइप को आप चेंज नहीं कर रहे हैं और ये यहाँ पे आपने कहीं पे मोटर लगा रखी है, ठीक है, नीचे से आप पानी लेके जा रहे हैं, तो इसका एरिया चेंज नहीं हो रहा है, जो लिक्विड आप लेके जा रहे हैं उस लिक्विड की डेंसिटी भी आप चेंज नहीं कर रहे हैं, तो रो और ए आपका चेंज नहीं होएगा। वेलोसिटी को आपने डबल कर दिया है, ठीक है, ये आपकी 2v हो गई, उसका जब आप क्यूब करेंगे तो पावर आपकी 8 गुना हो जानी, सॉरी 2 का क्यूब यानी कि 8 गुना हो जानी चाहिए। सो यहाँ पे पावर जो आपकी P2 आएगी दैट शुड बी इक्वल टू 2 का क्यूब यानी कि 8 टाइम्स P1, तो आपकी पावर इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, विच मीन्स ऑप्शन सी 8 टाइम्स। तो अगर पहले आपकी 1 किलोवाट की मशीन थी, अब आपको 8 किलोवाट की मशीन चाहिए जिससे पानी आपका डबल ऊपर आ जाए सेम टाइम में सेम पाइप से, तो दैट मीन्स 8 टाइम्स वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई। थोड़ी सी यहाँ पे मैथ्स कई बार इस चैप्टर में ज़्यादा हो जाती है, पर सवाल मुश्किल नहीं होते हैं, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट।